बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब। आज उन्होंने हम पे बहुत करम शफ़क़त की है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। ये ढोल ताशे क्यों बजा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं तो उसकी खुशी में। वो कौन है? सरफराज डोगर साहब को कायम मकाम? अच्छा, वो जो बहुत अच्छे ज़हीन और फ़तीन किस्म के जज हैं जिन्हें 15वें नंबर से लेकर उठाकर लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आया गया था। जी हाँ जी हाँ। फिलहाल तो ये ढोल बजा रहे हैं, तो बाद में हमारे पूरे निज़ाम का ढोल बजेगा। निज़ाम का ढोल तो बज रहा है, उसकी गूंज भी आ रही होगी। बहरहाल आज कल जो फ़िज़ा है जी, वो ख़त किताबत की है, वो आर्मी चीफ साहब को ख़त हों, वो IMF को ख़त हों या चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को ख़त हों, तो ख़त जो हैं वो फ़िज़ा के अंदर जो है आजकल बहुत ज़्यादा तैर रहे हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब के पास ख़त था वो IMF की टीम के आने के बाद फ़ौरन ही मंजर आम के ऊपर वो ले आए चीफ जस्टिस साहब और उसको आइनी कमेटी के सपुर्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जी बड़ा सीरियस इसके अंदर मामलात हैं, तो मैंने ये मामला आइनी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है। 2-3 सवालात हैं, उसमें मतीउल्लाह जान साहब से भी पूछेंगे और बाद में कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, ये चीफ जस्टिस साहब ने जो आइनी कमेटी के हवाले ख़त कर दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजूहात तो नहीं बताई हमें कि ये उन्होंने क्यों उनके हवाले किया है और आइनी कमेटी जो है उसमें से कौन सी आइन की शिकें तलाश करेगी जिसकी इंटरप्रिटेशन दरकार है? देखिए, उन्होंने किसी हद तक तो उस ख़त के बारे में अपनी राय का इज़हार किया है, मगर इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान खान ने ये ख़त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को क्यों लिखा। अगर वो चाहते हैं तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको भी ख़त लिखा जा सकता था। नहीं, ये उन्होंने उनको भी लिखा था। अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच के सरबराह दो लोगों को ये खत गया था, एक चीफ जस्टिस साहब के नाम था और दूसरा अमीनुद्दीन खान साहब तो के साथ। फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो है कम से कम एक बड़े अच्छे एफिशिएंट पोस्ट ऑफिस की तरह उन्होंने ना सिर्फ ये कि इसका ऐलान किया और ये नहीं बताया कि ख़त पहले ही आइनी बेंच के सरबराह को लिखा जा चुका है। उन्होंने ये तासुर दिया कि ख़त सिर्फ उन्हीं को लिखा गया था और उन्होंने ये ख़त जो है अपनी राय के मुताबिक इतना अहम समझा कि वो आइनी बेंच की जो जजेस कमेटी है उसको भेज दिया गया। तो ये अब सूरत हाल तो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, अब जहाँ तक आर्टिकल 184(3) और सुओ मोटो और इंसानी हकूक़ के नफाज का ताल्लुक़ है, उसमें अब सिर्फ एक डाकखाने का रोल अदा कर रहे हैं और डाकखाना जो है वो लिफाफे पे ये ज़रूर मोहर लगा देता है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टैंप जो है वो अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो डाकखाना तो अगर डिलीवरी ना करे खत, तो आपको पता है फिर तो खत तो फिर नहीं पहुंचता ना, जैसे पहले नहीं पहुंचा, काफी देर से उनके पास पड़ा हुआ था। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो फिर जाहिर बात है अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो खुद उसको खोल लेते, क्योंकि उनको भी बकौल आपके खत तो गया हुआ है ना। तो बहरहाल ये भी बड़ी बात है कि अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अभी भी इस हद तक रेलिवेंट है कि जो जितने इम्पोर्टेंट जो करस्पॉन्डेंस है वो उनके ज़रिए, उनके डेस्क से होकर जाती है। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में अब इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने राय दी है उसमें यही कहा है कि वो ख़त इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो बड़ा सीरियस नेचर का मटेरियल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसमें 349 सफ़ात पर मबनी और USB भी एक दी है उन्होंने। एग्जैक्टली। और ये उन्होंने बताया कि उसके साथ एक USB में भी मटेरियल दिया गया है और बड़ी मेहनत की गई है और उसकी वजह से उनकी जो रिसर्च टीम है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक उनको बड़ी आसानी हुई उसको एवेल्यूएट करने में। और आई डोंट नो अब उनकी एवेल्यूएशन कितनी ज़रूरी है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, मगर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैंने बड़ा उसको पढ़ा है, देखा है। हालांकि अगर वो ना भी पढ़ते, उसी तरह आगे भेज देते तो तब भी कोई मसला नहीं था। मगर बहरहाल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी जो है एक उस ख़त को पढ़ा है, क्योंकि उनको भी तो मुखातब किया गया था ना, तो उन्होंने अपनी राय दी है कि बड़ा इंपॉर्टेंट खत है। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो है मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन ये बताइए कि जो इमरान खान साहब ने उससे पहले दरखास्तें दायर कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शंस के हवाले से हैं, जो 26 मई को जो कुछ हुआ उसके हवाले से हैं, ये खत का ज़्यादा वजन होता है ये दरखास्तों से? असल में इस खत के साथ ही जो कुछ ऐसे मेहमान भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे कि जिन्होंने की तरफ से शायद पहला सवाल ही यही किया गया कि उस खत का आपने क्या किया है, तो इसीलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं
वो इस तरह मीडिया से रस्मी या गैर रस्मी गुफ्तगू भी नहीं करते। करते। तो उन्होंने कहा तो ये कि IMF का वफद आया तो उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन साथ ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के लिखे गए ख़त का भी जिक्र करना बज़ाहिर उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वो ये ज़रूर तासर देना चाह रहे थे कि जो इमरान खान ने इतने संगीन किस्म के मामलात को अपने ख़त में उठाया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको संजीदगी से उस पर नहीं तो वो संजीदगी दरखास्तों की सूरत में वो चाहते तो आईनी बेंच के सामने लगा देते, और वो खत दे दिया उन्होंने आईनी बेंच को, जिसका पहले एनालिसिस होगा, उसके अंदर क्या इंटरप्रिटेशन करनी है अब आईनी बेंच ने, मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो ज़रा समझाइए मुझे। चलो मैं यही आपको बताता हूँ। दरखास्तों पे इसलिए नहीं फौरी तौर पे अमल किया गया या उसको टेकअप किया गया कि IMF के वफ्द ने आने में ताख़ीर कर दी। अगर वो पहले आ जाता तो शायद दरखास्तों के टेकअप कर लिया जाता। IMF का वफ्द थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए जो ख़त आया था उसी को टेकअप कर लिया। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर दरख्वास्तों को टेकअप करने का मामला आता तो फिर शायद IMF की इंटरवेंशन की ज़रूरत शायद इतनी ना होती, लेकिन पहले शायद नीयत भी नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी, और फिर शायद अख्तियार भी नहीं रहा था, तो इसलिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आप ये भेज दिया। अब बात है कि आईनी जजेस की कमेटी क्या करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं, आप थोड़ा सा इधर हो जाएं, कहीं फ्रेम से बाहर ना चले जाइएगा, मेरा सारा आज का टॉप व्लॉग जो है वो खराब हो जाएगा। जी। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशनें हैं या जिन पे सुओ मोटो लिया जाता है एक ख़त की सूरत में अगर आते हैं, तो ये जो ख़त है इसको कन्वर्ट किया जाएगा बज़ाहिर एक पटिशन में, और ये मेरे ख्याल में आईनी बेंच का पहला बाकायदा सुओ मोटो होगा। क्योंकि ये 184(3) की पटिशन तो है नहीं, ये तो एक ख़त है, तो उस ख़त को एक सुओ मोटो लेकर उसको पटिशन में तब्दील किया जाएगा, और फिर जो है जजेस कमेटी जो है आईनी बेंच की, वो ये तय करेगी कि ये आईनी बेंच में लगे, चाहे वो 5 जजों का आईनी बेंच हो जो कम से कम होना चाहिए, या आईनी मामलात के ऊपर चाहे वो 7 जजों का हो, चाहे वो फुल कोर्ट हो। तो मुझे यकीन है कि शायद इमरान खान तो ये चाहते हैं कि ये जितने भी अहम मामलात हैं फुल कोर्ट में जाने चाहिए। अब 26वीं आईनी तरमीम पे तो फुल कोर्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है, होगी या नहीं होगी, उसकी तो तारीख भी नहीं अब दी गई। आखिरी जो तहरीर वो तो 3 हफ्तों के लिए अदालत ने कहा था कि लेकिन ऑर्डर में वो 3 हफ्तों का लफ्ज़ भी निकाल दिया गया है। तो बहरहाल तो बात ये है कि ये जो ख़त है ये पहला सुओ मोटो होगा आईनी बेंच का, जिसको कन्वर्ट करके 184(3) की पटिशन में वो आईनी बेंच के सामने लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि वो आईनी बेंच में कौन कौन लोग शामिल होंगे। दूसरी सूरत हो सकती है इसके अंदर कि वो ख़त जो है IMF के जाने के बाद को भूल जाएं, आईनी कमेटी के पास इतने मामलात हैं, आईनी बेंच के साथ इतने मामलात हैं, मसरूफ़ लोग हैं वो। आज उन्होंने ये समात भी जल्दी ख़त्म कर दी मिलिट्री कोर्ट्स वाली, क्योंकि किसी जज साहब को कराची जाना था। तो ये भी तो हो सकता है कि ये भूल जाएं, वो बाद में कहीं देखेंगे 6 महीने बाद या साल बाद उसका पता चले कि रिज़ल्ट आए कि IMF वाले भी चले गए हैं यार, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल में जिस तरह के बादाम और कुश्ते सुप्रीम कोर्ट को खिला कर गए हैं हमारे IMF वाले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की याददाश्त तेज़ हो जाएगी और वो ये भूलने वाली उनकी आदत नहीं रहेगी, और इस मामले के ऊपर डेफिनेटली जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई होगी। और लगता ही है कि इस वीक नहीं, ऑब्वियसली तो नेक्स्ट वीक जो है ये ज़रूर इस ख़त के हवाले से आईनी बेंच की जजेस की जो कमेटी है वो कोई अपनी फ़ैसला करेगी और इसको टेकअप करेगी। और इस ख़त के अंदर बड़े अहम सेंसिटिव मामलात हैं। 8 फरवरी के इलेक्शंस के धांधली का मामला है, 9 मई का जो वाक़यात हैं, फिर 26 नवंबर को जो फायरिंग का वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, वो है। उसमें उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की गई हैं हमारे कारकुनान की, और बहुत सारे मटेरियल दिया गया, दस्तावेज़ात हैं, तस्वीर हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामलात जो हैं ये बड़े ही संगीन। वो तो बात ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब के पास एक इख्तियार तो है इंतज़ामी, उनकी अपनी भी कमेटी है जिसके अंदर 2 दीगर सीनियर जजेस साहिबान मौजूद हैं। अगर उन्होंने केस लगाना मंसूब होता, उनके पास इख्तियार है फुल कोर्ट का, दरखास्तें जो हैं इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई हैं, तो वो उनको फुल कोर्ट बना के उनके सामने लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, या फिर आईनी मामलात कुछ उसके अंदर ऐसे उलझे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ज़्यादा। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई नहीं हुई, फायरिंग हुई नहीं हुई, धांधली हुई नहीं हुई, तो ये जो आईनी कमेटी है इसने उसके अंदर कौन सा ऐसा कानून है जिसकी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है?
देखें, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है ही, और ये भी पहले हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा कि क्योंकि 9 मई के मुकदमात गिरफ़्तार अफराद के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो 9 मई के ऊपर कोई कमीशन नहीं बनाया जा सकता। ये भी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है। मगर अब चीफ जस्टिस का IMF से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो मेरे ख़्याल में ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला एतराज़ जो है, ये रुकावट तो अबूर कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो नफसियाती एक रुकावट थी, ये तो अबूर कर ली है। और अब आइनी जजेस की कमेटी इस बुनियाद पर इस ख़त को आगे लेकर चलेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये मामला रेफ़र किया है, तो उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है। और वो जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाली बात है, वो चीज़ अब रेलिवेंट नहीं रहेगी। अच्छा, ये वो ढोल ताशे अभी तक बज रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। तो आज वो तुर्की के सदर भी आए हुए हैं असल में। नहीं, तो असल तो सरफराज डोगर साहब का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनना है ना जी, मामला तो मेरे ख्याल में कुछ लोग खुशी की तो वो कुछ लोग जो ढोल बजाने वाले हैं, उनमें से एक आध डोगर साहब को भी पसंद करते होंगे, तो वो उस जज्बे के साथ ढोल पीट रहे होंगे। अच्छा, तो डोगर साहब को पसंद करने वालों की तादाद इसका मतलब है बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि उनको लाहौर हाई कोर्ट से भी पसंद की नज़र से देखा गया और वो सदर पाकिस्तान ने उनको पसंद करते हुए ट्रांसफ़र और किया। देखें ना, आप 15 नंबर से एक बंदे को उठा के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगा रहे हैं, तो वो पसंद है तो तब ना, वरना तो नज़र करम जो है वो 14, 13, 12वें नंबर पे भी पढ़ सकती थी, 15 नंबर से उठा के लाए। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया मौजूद है कि मतलब कोई रंगो नस्ल के हवाले से मामलात होते हैं? क्योंकि आपने जिक्र किया था डोगर कोर्ट का पहले वाला एक ज़माने का, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी मौजूद हैं, बाबर डोगर साहब भी मौजूद हैं और सीनियर जजेस साहिबान भी मौजूद हैं। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे, तो ये क्राइटेरिया इसका मतलब कोई ख़ास ज़रूर मौजूद है इसके अंदर। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और जो सियासी वारिस हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, सियासी वारिस। बिलावल भुट्टो नहीं है। ज़ाहिर बात है कि ये विरासत जो है बेनज़ीर से होती हुई आसिफ ज़रदारी के पास आई, फिर आसिफ ज़रदारी ने बिलावल भुट्टो को भी एक वादा तो किया हुआ है, ज़ाहिर बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अब फैसले तो आसिफ ज़रदारी करेंगे ना, ईमान सदर में भी बैठे हैं। तो ये आसिफ ज़रदारी साहब के लिए बड़े एजाज़ का मुकाम होगा कि वो ज़रदारी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो एक डोगर ट्राइब के एक दूसरे जज से बतौर चीफ जस्टिस हल्फ ले रहे होंगे। इससे पहले वो अब्दुल हमीद डोगर साहब से वो हल्फ कर चुके थे। वो भी उन हल्फ उन्होंने लिया था। और फिर उसके बाद अब ये डोगर साहब जो हैं, उनसे भी वैसे तो जलम मुशर्रफ का जब फरमान आया था, तो उसके फ़ौरन बाद ही अब्दुल हमीद डोगर साहब ने हल्फ लिया था, या ज़रदारी साहब ने लिया था शायद, क्योंकि उसके बाद तो जावेद इकबाल साहब वो तो चले गए थे ना, तो जरदारी साहब का तो हल्फ बाद में हुआ था ना, बाद में हुआ था वो तो। हाँ, मुशर्रफ साहब चले गए थे ईमान सदर से। तो मेरे ख्याल में ये अब आसिफ ज़रदारी साहब एक दूसरे डोगर साहब से हल्फ लेंगे, और आपको पता है कि आसिफ ज़रदारी साहब भी हल्फ का पास रखते हैं, और डोगर साहब भी उतना ही हल्फ का पास रखते हैं, तो ये एक किस्म का एक इत्तफाक ही होगा। इत्तफाक होगा। अच्छा, मुझे हमारे जो जमहूरियत का सफ़र है जी, वो अब्दुल हमीद डोगर से शुरू होके और सरफराज डोगर पे जाके ख़त्म हो जाता है। ख़त्म नहीं, आप यकीन रखिए, अभी इस सफ़र के अंदर बहुत सारे डोगर्स जो हैं वो मज़ीद कैरेक्टर्स वो हो सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मामलात हैं 26वीं आइनी तरमीम के तहत, जिसके अंदर सीनियरिटी के रूल को जो है तहस नहस करके जो है वो बाहर फेंक दिया गया खिड़की से, उसके बाद जजेस के अंदर जो है वो एक आइनी बेंच के ब्राह्मण जजेस जो हैं वो क्रिएट किए गए, और फिर दूसरे शूदर जजेस क्रिएट किए गए, जिनके अंदर जो है वो अपीलें शपीलें, कोई मर्डर, कोई थेफ्ट, कोई डकैती, कोई इस तरह की वारदातों वाले केस उनके हवाले किए गए। तो ये माइंड जो है बहुत जीनियस किस्म का माइंड है 26वीं आइनी तरमीम के पीछे, जिसने ये सारा तमाम काम जो है सोच के आर्टिकल 200 तलाश करके को बहुत अच्छा पीछे माइंड काम कर रहा है। तो आपके ख्याल में ये हमारे लॉ मिनिस्टर साहब इतने तेज़ हैं, या उसके लॉ मिनिस्टर साहब के पीछे भी कोई टीम है जो काम कर रही है? देखिए, हमारे वकला के अंदर जो हैं, एक तो वो जनरेशन है जो कि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जैसे वकला की है, जो भुट्टो के वज़ीर कानून थे, और एक वो जनरेशन है जो कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा के नाम की जनरेशन है। आपके दोस्त शरीफुद्दीन जो जनरल ज़िया-उल हक के भी वज़ीर कानून थे, अटॉर्नी जनरल थे। तो ये दोनों जनरेशन साथ साथ चल रही हैं। तो ये 26वीं आइनी तरमीम के पीछे भी ये वही मेंटालिटी और सोच है
जो जनरल ज़िया-उल हक की 8वीं तरमीम के पीछे थी, जनरल मुशर्रफ की 17वीं तरमीम के पीछे थी, और अब ये मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हमारी इस्टाब्लिशमेंट है वो भी एक्टिवली ज़रदारी साहब से अंगूठा लगवा रही है, शहबाज शरीफ साहब से अंगूठा लगवा रही हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से अंगूठे लगवा रही है, अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान से अंगूठे लगवा रही है। लेकिन मेंटालिटी वही है 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम वाली, के इदारों को कंट्रोल करना। और ये जो 3 नवंबर 2007 का PCO था, मेरे ख्याल में उसका P हटा के अब 26वीं आईनी तरमीम में उसको CO कर दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कहा जा रहा है इसको, मगर आपको भी पता है कि इसके बाद जो जुडिशल कमीशन बना है उसके अंदर अदलिया का कितना रोल है और हुकूमत का कितना कंट्रोल है। तो ये जो रोल और कंट्रोल में जो फ़र्क है, मेरे ख्याल में ये आगे जाके मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। और ये 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरीके से अब ये सीनियरिटी के मामले को दफन किया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस की है, चाहे वो हाई कोर्टों के चीफ़ जस्टिस की है, तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि ये जो तबादले शुदा जजेज़ हैं ये सिर्फ 3 नहीं होंगे, आने वाले वक्तों में मज़ीद भी जजों को तबादला किया जाएगा, मज़ीद भी जजेज़ को जो है वो उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब की जाएगी। और जो जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में चीफ़ जस्टिस का ख्वाब भी नहीं देखा होगा उनको चीफ़ जस्टिस भी लगा दिया जाएगा। और जो बेचारे चीफ़ जस्टिस बनने के अहल होंगे, वो जो 3 का पैनल बनाया हुआ है, वो 3 के पैनल जो है वो बस पैनल ही रह जाएगा। ट्राइब्स जैसे आप कह रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि ये अब आने वाले दिनों में 26वीं आईनी तरमीम है, ये मज़ीद मसाइल भी पैदा करेगी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। ठीक, एक छोटी सी खबर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के साथ हमारी मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि बता रहे थे कि IMF वालों ने उनको भी एक ईमेल भिजवाई है और उन्होंने कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मिलने का कहा है। और एजेंडा वो कह रहे थे कि उसके अंदर उन्होंने नहीं बताया, तो किस किस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए वो उस हवाले से गौर व फिक्र कर रहे हैं। और हो सकता है चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करें इस हवाले से कि जनाब आपने IMF से मुलाकात की थी तो क्या बात की थी, मैं IMF से बात करूं तो क्या बात करूं, इस हवाले से भी वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो बाकी ढोल ताशे जो हैं वो बज रहे हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो आपसे ढके छुपे तो नहीं है, क्योंकि आप की जेब से ही पैसे खर्च होते हैं। आपको ही पता है कि हालात गुजर बसर जो है वो कैसे हो रहा है लोगों का और लोगों का नहीं हो रहा। बहरहाल ये शाराए दस्तूर है और इसके ऊपर ढोलों की थाप के ऊपर म्यूज़िक भी है और रक्स भी लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह जान, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।